सवेरे सवेरे किचन में नाश्ता बना रही निर्मला के कानों में आवाज़ पड़ी। भाई आजकल तो लड़कियां क्या, लड़के भी महफूज नहीं हैं। एक महीने में अपने शहर से 350 बच्चे गायब। आवाज़ हाल में बैठकर समाचार देख रहे निर्मला के पति परेश की थी। निर्मला परेश को नाश्ता देकर बाहर की ओर बढ़ गई। परेश को मालूम था कि उसे बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवाने के लिए जाना है, फिर भी एक बार फ़र्ज के तौर पर ध्यान से जाने की हिदायत देते हुए नाश्ता करने में जुट गए। इस पर निर्मला ने भी आमतौर पर दिए जाने वाले ही जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, और बाहर का गर्म मौसम देखकर बिना छाता लिए ही घर से निकल गई। निर्मला आमतौर पर रिक्शे से ही सफ़र किया करती थी, क्योंकि उसके पास कोई और साधन न था। स्कूल में सारे पेरेंट्स तहजीब से खुद ही सार्वजनिक दूरी बनाए अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहे थे। निर्मला का नंबर सबसे आखिर में था और उसके अकेलेपन की बोरियत को मिटाने के लिए न जाने कहाँ से उसकी पुरानी सहेली मेनिका भी उसी वक्त अपने बेटे की फीस जमा कराने वहाँ आ टपकी। चेहरे पर मास्क की वजह से निर्मला ने उसे पहचाना नहीं, पर मेनिका ने उसके पहनावे और शरीर की बनावट से उसे झट से पहचान लिया और दोनों में सामान्य हाय हेलो के बाद लंबी बातचीत शुरू हो गई। दोनों सहेली एक दूसरे से दोबारा पूरे 5 महीने बाद मिल रही थी, तो दोनों का आपस में एक दूसरे से दूर दूर तक कोई संबंध न था। पर दोनों के बच्चे एक ही जमात में पढ़ते थे। घर पास होने की वजह से निर्मला और मेनिका की मुलाकात कई बार रास्ते में एक दूसरे से हो जाया करती। धीरे धीरे बच्चों की दोस्ती निर्मला और मेनिका तक आ गई। दोनों ही अक्सर छुट्टी के समय अपने बच्चों को लेने आते, तब उनकी भी मुलाकात हो जाया करती। दोनों एक ही रिक्शा शेयर कर लेते, जिस पर उनके बच्चे पीछे बैठ जाया करते। निर्मला ने मेनिका को देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो। अरे ये मास्क भी ना, मैं तो बिल्कुल ही पहचान नहीं पाई तुम्हें। पर असलियत तो यह भी थी कि वह उसके पहनावे से धोखा खा गई थी, क्योंकि जिस मेनिका के लिबास पुराने से दिखने वाले और कई दिनों तक एक ही जैसे रहते, वह आज एक महंगी सी नई साड़ी और कई सजो सिंगार के सामान से लदी हुई थी। इसके चलते उसे यकीन ही न हुआ कि यह मेनिका हो सकती है। निर्मला ने उसकी महंगी साड़ी को हाथ से छूने की चाह से जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मेनिका ने उसे टोकते हुए कहा, अरे भाभी ये क्या कर रही हो, हाथ मत लगाओ। भले ही मेनिका ने सार्वजनिक दूरी को जहन में रखकर यह बात कही हो, पर उसके शब्द थोड़े कठोर थे, जिसका निर्मला ने यह मतलब निकाला कि तुम्हारी औकात नहीं इस साड़ी को छूने की, इसलिए दूर ही रहो। निर्मला ने उससे चिढ़ते हुए पूछा, यह साड़ी कहाँ से है? मेरा मतलब, इतनी महंगी साड़ी पहनकर स्कूल में आने की कोई वजह? महंगी या तुम्हें महंगी दिखती है? अरे ऐसी साड़ियाँ तो मैं रोज़ पहनने के लिए रखती हूँ, मेनिका ने बड़े घमंड में कहा। निर्मला अंदर ही अंदर कुढ़ने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही मेनिका है जो अक्सर मेरे कपड़ों की तारीफ करती रहती थी और खुद के ऊपर दूसरे लोगों की से हमदर्दी की भावना रखती थी। ये तो कुछ महीनों पहले उम्र से ज़्यादा बूढ़ी और बेकार दिखती थी, पर आज अचानक ही इसके चेहरे पर इतनी चमक और रौनक के पीछे की क्या वजह है? पहले तो अपने पति के कुछ काम न करने की मुझसे शिकायत करती थी, पर आज यह अचानक से चमक धमक कैसे? हाँ, हो सकता है कि विजेंद्र भाई को कोई नौकरी मिल गई हो सकता है कि उन्होंने कोई धंधा शुरू किया हो जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ हो, या कोई लॉटरी लग गई हो। तो क्या मैं इतना क्यों सोचने लगी? अब हम किसी की किस्मत पर एक बार ज़रूर चमकती है, उसमें मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? जिनके पास पहले पैसा नहीं, ज़रूरी थोड़े ही है कि उनके पास कभी पैसा ना आएगा। भूतकाल की अपने ही अधेड़ बुन में कोई निर्मला को मेनिका उसके मुंह के सामने एक चुटकी बजाकर वर्तमान में लेकर आई और कहा, अरे भाई कहाँ खो गई तुम? लाइन तो आगे भी निकल गई। निर्मला और मेनका दोनों एक एक कुर्सी आगे बढ़ गए। वैसे एक बात पूछूं मेनका,
तुम्हारी कोई लॉटरी वगैरह लग गई है क्या? निर्मला ने बड़े ही सवालिया अंदाज में पूछा, जिसका मेनका ने बड़े ही उल्टे किस्म का जवाब दिया। क्यों, लॉटरी वाले ही ज़्यादा पैसे कमाया करते हैं। अब उन्होंने मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाया है तो पैसा आएगा ही ना। पैसे खर्च हो जाएंगे तब फिर वही एक रिक्शा भी मेरे साथ शेयरिंग पर लेकर चला करेंगी। मन ही मन खुद को झूठी तसल्ली देती निर्मला के आगे रास्ते पर जमा पानी को चीरते हुए एक शानदार काले रंग की कार आ रुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। अंदर बैठी मेनका ने बाहर निर्मला को देखते हुए कहा, गाड़ी में बैठो निर्मला, इस बारिश में कोई रिक्शे वाला नहीं मिलेगा। निर्मला को ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठना पड़ा, पर उसका मन अभी भी यकीन करने को तैयार न था कि वह मेनका ही है जो पैसे न होने के चलते एक रिक्शा भी मुझसे शेयरिंग पर लिया करती थी। सीट बेल्ट लगा लो निर्मला, मेनका ने एक्सीलेटर पर पैर जमाते हुए कहा। निर्मला ने सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा, कब ली? कैसे? मेरा मतलब कितने की? कैसे ली का क्या मतलब? खरीदी है, वह भी पूरे 40 लाख रुपए की, मेनका ने बड़े बनावटी लहजे में कहा। निर्मला के अंदर ईर्ष्या का भी अंकुर फूट पड़ा। आखिर कैसे इसने जल्दी इतने पैसे कमाए? आखिर ऐसा कैसा दिमाग लगाया विजेंद्र भाई ने कि इतनी जल्दी इतने पैसे कमा लिए? और एक परेश है कि रोज़ 13-13 घंटे काम करने के बावजूद भी मुट्ठी भर पैसे ही लेकर आते हैं, वह भी जब घर के सारे खर्चे सिर पर सवार हों। एक इसी के साथ तो मेरी बनती थी, क्योंकि एक यही तो थी मुझसे नीचे। अब तो सिर्फ मैं ही रह गई जो रिक्शे से आया जाया करूँगी। इसका भी तो कहना ठीक ही है कि किसी का दिमाग लगाए बिना सिर्फ मेहनत करने से जिस तरह गधे के हाथ कभी भी गाजर नहीं आती, उसी तरह हर क्षेत्र में मेहनत से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। विजेंद्र भाई ने दिमाग लगाया तो पैसा भी कमाया। वही परेश की ज़िंदगी तो सिर्फ खाने में ही निकल जाएगी। आज ये बना लेना, कल वो बना लेना। अपना घर नज़दीक आता देख निर्मला ने सीट बेल्ट खोल दी और उतरने के लिए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, उससे उस महंगी गाड़ी का दरवाज़ा न खुला। इस पर मेनका ने हंसते हुए अपने ही वहाँ से किसी बटन से दरवाज़ा अनलॉक करते हुए निर्मला को अलविदा किया। दरवाज़ा न खुलने वाली बात पर निर्मला को खूब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। घर पहुंचते ही परेश ने एक पत्रिका में छपी डिश की तस्वीर सामने रखते हुए वही डिश बनाने का आदेश दे डाला, जिस पर निर्मला ने परेश पर बिफरते हुए कहा, पूरी ज़िंदगी तुमने और किया ही क्या है? पूरे दिन गधों की तरह मेहनत करते हो और ऊपर से दफ्तर में बैठे बैठे फरमाइश और कर डालते हो कि आज यह बनाना है, कल यह खाने के अलावा कभी कुछ सोचा भी है? बाकी लोग तुमसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी किस चीज़ की कमी है उन्हें? घूमने को 4 व्हीलर है, पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े हैं, कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों की फ़ीस का तो ख्याल रखना चाहिए। आज अगर मेनका ना होती तो फ़ीस भी आधी ही जमा करानी पड़ती और बारिश में भीग कराना पड़ता 1.25 लाख। पर ये समझ गया था कि यह सारी भड़ास उस मेनका को देखकर निकाली जा रही है। परेश ने बात को और आगे बढ़ाना चाहा, जिसके चलते उसने चुप रहना बेहतर समझा। दोपहर के गुस्से के कारण निर्मला ने कुछ खास न बनाया, सिर्फ खिचड़ी बनाकर परेश और बेटे पारस के आगे रख दी। परेश चुपचाप जो मिला खाकर रह गया। उसने कुछ बोलना लाजमी न समझा। रात तक निर्मला ने परेश से कोई बात नहीं की। उसके मन में तो सिर्फ मेनका और उसके ठाट बाट के नज़ारे ही रह रहकर याद आया जाया करते और परेश की काबिलियत पर उंगली उठा जाते। डिनर का वक्त हुआ। परेश ने तो खाना मांगा और ना ही निर्मला ने पूछा। देर तक दोनों के अंदर गुस्से का जो गुब्बार फनपता, मानो सिर्फ इंतजार कर रहा हो कि सामने वाला कुछ बोले और मैं फट पड़ूं। दोनों को इंतजार न कराते हुए ठीक उसी वक्त भूख से बेहाल बेटा पारस निर्मला से खाने की मांग करने लगा। पारस को डिनर के रूप में हल्का नाश्ता देकर निर्मला ने परेश पर तंज कसते हुए कहा, बेटा आज घर में कुछ था नहीं बनाने को, इसलिए कुछ नहीं बनाया। तू आज यही खा ले, कल देखती हूँ कुछ। परेश ने हैरानी से पूछा, घर में कुछ था नहीं और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर किस बात पर तुमने दोपहर से अपना मुंह सील रखा है और सुबह क्या देखोगे तुम? मैंने नहीं बताया और तुमने क्या सिर्फ खाने का ठेका ले रखा है?
सबसे ज़्यादा जीप तुम्हारी ही चलती है, तो इंतज़ाम देखना भी तो तुम्हारा ही फ़र्ज़ बनता है ना। और वैसे भी मालूम नहीं हर महीने राशन आता है तो इस महीने कौन लाएगा। परेश बेइज्जती के ये शब्द बर्दाश्त न कर सका। इस वजह से वह रात को भूखा ही सोया रहा, मगर निर्मला से कुछ बोला नहीं। सवेरे होते ही राशन के सामान से भरा हुआ एक थैला जमीन पर पटक कर उसमें से जरूरी सामान निकालकर परेश खुद ही अपने और बेटे के पारस के लिए चाय नाश्ता बनाने में जुट गया। रसोई के कामों से फारिग होकर दोनों बाप बेटे सोफे पर बैठकर नाश्ता करने में मगन हो गए। परेश रोज की तरह समाचार चैनल लगाकर बैठ गया। आज सबसे बड़ी खबर की हेडलाइन देखकर उसके होश उड़ गए और उससे भी ज़्यादा उसके पीछे से गुजर रही निर्मला के सबसे बड़ी खबर हेडलाइन में लिखा था। शहर में पिछले महीनों से गायब हो रहे बच्चों के केस का आरोपी शिकंजे में, जिसका नाम विजेंद्र बताया जा रहा है। कल ही चौक से एक बच्चे को बहलाकर अगवा करते हुए वह पकड़ा गया। मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था, पर इतनी पुरानी पहचान के चलते परेश और निर्मला को आरोपी को पहचानते दे न लगे। निर्मला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह जान चुकी थी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा पैसे आराम पाने के चक्कर में लोगों को कोई शॉर्टकट ही अपनाना पड़ता है, जिस काम की वारंटी वाकई में काफ़ी शॉर्ट होती है। आज अपनी मर्जी से ही निर्मला ने दोपहर का खाना परेश की पसंद का बनाया था, जिसकी उसे कल तस्वीर दिखाई गई थी।